फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक्सरसाइज पिच ब्लैक में पार्टिसिपेट किया जा रहा है। तो इंडियन एयरफोर्स के साथ और भी कई फ्रेंडली नेशंस हैं जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के दौरान ये चीज़ देखी गई कि साउथ कोरिया के जो F-15K हैं वो इंडियन Su-30 MKIs के साथ फ्लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों सिमिलर कैटेगरी के एयरक्राफ्ट हैं और कैपेबिलिटी में ये काफ़ी क्लोज आते हैं। तो इन दोनों का जो कंपैरिजन है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि परफॉर्मेंस वाइज कौन सा एयरक्राफ्ट ज़्यादा बेहतर है। तो F-15K और Su-30 MKI जितना हम समझते हैं ये उससे ज़्यादा क्लोज है। Su-30 MKI स्पेशली इंडिया के लिए बनाया गया Su-30K का सबसे एडवांस वर्जन था। वैसे ही F-15K स्पेशली कोरिया के लिए बनाया गया F-15E का एडवांस वर्जन था। इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में Su-30 MKIs 2002 से सर्विस में इंडक्ट होना चालू हुए। वहीं पर 2002 में साउथ कोरिया ने F-15K को अपनी सर्विस के लिए चूज किया और 2005 से इनको रिसीव करना चालू किया। तो इंडिया द्वारा Su-30 MKI को लोकली प्रोड्यूस किया गया, जिसमें ज़्यादातर पार्ट्स हम लोकली आज भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वहीं पर बात करें F-15K की तो करीबन 40% जो प्रोडक्शन है इस एयरक्राफ्ट का ये साउथ कोरिया द्वारा किया जाता है और करीबन 25% की अप्रॉक्स असेंबली साउथ कोरिया द्वारा करी जाती है। साथ ही साथ कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स लाइसेंस के अंतर्गत साउथ कोरिया द्वारा ही इस प्लेटफॉर्म के लिए बनाए जाते हैं। फाइनल असेंबली अमेरिका में ही होती है, पर इनकी लोकल कंपनीज इस एयरक्राफ्ट को बनाने में काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हैं। तो इस कंपैरिजन की शुरुआत जो है ये हम फिजिकल परफॉर्मेंस से करेंगे, जिसमें ये जो F-15K है ये कॉमनैलिटी F-15E के साथ शेयर करेगा। वहीं पर Su-30 MKIs की जो फिजिकल परफॉर्मेंस है ये एक्चुअली Su-30K से भी बेटर है। तो जो Su-30 MKI है ये F-15K के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा एयरक्राफ्ट है। ये भी 18,400 किलोग्राम्स के आसपास का है। वहीं पर F-15K के लिए ये 15,694 kgs का है। पर जो मैक्स टेक ऑफ वेट है यहाँ पर F-15 जो है ये बाजी मार लेता है। करीबन 36,741 किलोग्राम का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है ये F-15K का है और Su-30 MKI का ये 26,000 किलोग्राम्स का है। यानी कि जो एम्प्टी वेट है उसके कम होने के बावजूद जो F-15 है वो करीबन 10 टन ज़्यादा वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो Su-30 MKI के लिए ये 9,500 किलोग्राम से कुछ ज़्यादा है। वहीं पर F-15 के केस में ये ऑलमोस्ट 6,000 किलोग्राम पहुंचती है। लेकिन यहाँ पर कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये बढ़कर 10,000 किलोग्राम के आसपास हो जाती है। तो F-15 के जो कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स हैं इनको काफ़ी स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है। ये एयर इनटेक के बगल में फिट हो जाते हैं और ये बॉडी का स्ट्रक्चर ही मालूम होते हैं। यहाँ तक कि ये एडिशनल हार्ड पॉइंट्स भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म्स हर समय इन ड्रॉप टैंक्स के साथ फ्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा डिफरेंस इनकी एरोडायनामिक परफॉर्मेंस में इनके साथ नहीं आता है। तो जो इंजन F-15 में इस्तेमाल हो रहे हैं ये प्रैट एंड विटनी के F100 PW229 इंजन्स हो सकते हैं, जहां पर मैक्सिमम थ्रस्ट 129.7 किलोन्यूटन का मिलता है। या फिर यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक के F110 इंजन्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जहां पर अगेन थ्रस्ट नंबर सिमिलर है। तो ये सेम इंजन्स F-16 में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, पर इस केस में ऐसे दो इंजन यहाँ पर लगे हुए हैं। Su-30 MKI के केस में AL-31FP इंजन्स लगे हैं, जहां पर अगेन थ्रस्ट नंबर सेम कैटेगरी के हैं और 123 किलोन्यूटन ये इंजन्स प्रोड्यूस करने में सक्षम है। तो क्योंकि F-15 का जो एम्प्टी वेट है वो Su-30 MKI के एम्प्टी वेट से कम है, तो यहाँ पर थ्रस्ट टू वेट रेशियो ज़्यादा बेहतर बन जाता है, जिसकी वजह से F-15K ज़्यादा पेलोड भी कैरी कर सकता है, ज़्यादा हायर स्पीड में फ्लाई भी कर सकता है। तो ये जो F-15 हैं ये दुनिया के वन ऑफ द फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट हैं और यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम स्पीड है ये मैक 2.5 की मिलती है। वहीं पर Su-30 MKI के मैक्सिमम स्पीड की आप बात करेंगे तो ये मैक 2 को जस्ट क्रॉस करती है। साथ ही साथ F-15 के केस में जो कन्फर्मल फ्यूल टैंक है ये ऑप्शनल है, तो थ्रस्ट टू वेट रेशियो को आप ज़्यादा बेहतर भी बना सकते हैं। तो अभी तक ऐसा लग रहा होगा कि F-15 हर मामले में Su-30 MKI से बेटर है जब फिजिकल परफॉर्मेंस या फिर मैकेनिकल परफॉर्मेंस की बात हो रही है, पर ऐसा नहीं है। Su-30 एक ज़्यादा बेहतर डिज़ाइन है, क्योंकि जो फ्लैंकर फैमिली है इसको F-15 को राइवल करने के लिए ही बनाया गया था। तो अगर आप सस्टेन टर्न परफॉर्मेंस और इंस्टेंटेनियस टर्न परफॉर्मेंस देखेंगे तो Su-30 MKI यहाँ पर ज़्यादा बेहतर हो जाता है।
तो जो F-15 का सस्टेन्ड टर्न रेट है ये 14.5 डिग्रीज पर सेकंड का बताया जाता है। Su-30 MKI के केस में ऐसा कहा जाता है कि जो सस्टेन्ड टर्न रेट है बिना थ्रस्ट वेक्टरिंग के ये 24 डिग्रीज पर सेकंड का है, और अगर थ्रस्ट वेक्टरिंग को इस्तेमाल किया जाता है तो ये 35 डिग्रीज पर सेकंड तक का पहुंच जाता है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर, और Su-30 की जो सस्टेन्ड परफॉर्मेंस है ये F-15 से काफ़ी ज़्यादा आगे है। बाकी बात करें यहाँ पर इंस्टेंटेनियस टर्न रेट की, तो कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं है जहाँ पर हम नंबर्स को कोट कर सके, क्योंकि क्लियरली ये बताए नहीं जाते हैं। पर Su-30 MKI इस केस पे भी काफ़ी आगे है। तो अगर क्लोज कॉम्बैट में ये दोनों फाइटर आपस में एक दूसरे को फेस करते हैं तो ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म इस केस में Su-30 MKI होगा, बेहतर मनवरेबिलिटी की वजह से। बाकी जो एंड्योरेंस है ये दोनों का काफ़ी कंपैरेबल है। तो दोनों की जो कॉम्बैट रेंज है ये 1270 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स की है। वहीं पर जो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है F-15 के केस में ये 60,000 फीट की बताई जाती है, और Su-30 MKI के केस में ये ऑलमोस्ट 57,000 फीट की है। लेकिन जो रेट ऑफ क्लाइम है ये Su-30 MKI का ज़्यादा बेहतर है, जो कि 300 मीटर पर सेकंड के अप्रॉक्स का है। वहीं पर F-15 का ये 250 मीटर पर सेकंड का है। तो यहाँ पर फिजिकल परफॉर्मेंस में हमने देखा कि कई मामलों में चीज़ें नेक ऑन नेक है, पर मनोरेबिलिटी के केस में Su-30 MKI इजीली बाजी मारता है, और उसके पीछे बड़ा कारण इसका डिज़ाइन है। बाकी एक बड़ा प्लस थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स तो ऐड करते ही हैं। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की, और कई लोग इस केस में सरप्राइज्ड होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं रडार से। तो जो F-15K है ये पहला एयरक्राफ्ट था जिसमें एडवांस APG-63 का V1 वर्जन लगाया गया था। तो जो F-15E है ये APG-63 रडार को यूज करते थे, जो कि मैकेनिकली स्टीयर्ड रडार है। इसका जो V1 वर्जन है इसमें डेटा प्रोसेसिंग यूनिट को इम्प्रूव किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स को इम्प्रूव किया गया था, जिसकी वजह से जो मीन टाइम बिटवीन फेलियर है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था इस रडार का। पर परफॉर्मेंस वाइज ऐसा मानकर चला जाता है यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं बदली थी। तो ये एक एक्स बैंड का रडार है और स्केलेबल फ्रीक्वेंसीज पर काम कर सकता है। साथ ही साथ इसको माउंट किया गया है एक 3 एक्सिस गिम्बल सिस्टम पर, और ये मैकेनिकली स्टीयर्ड है। यहाँ पर मैक्सिमम रेंज 175 किलोमीटर्स की बताई जाती है, जो कि फाइटर साइज ऑब्जेक्ट के लिए 100 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स की होगी, और मॉडर्न लो RCS फाइटर्स के लिए 100 किलोमीटर से कम की होगी। इसके कंपैरिजन में जो Su-30 MKI है ये NO11M बार्स रडार को इस्तेमाल करता है, जो कि एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार है। तो बार्स रडार की खास बात ये है कि ये खाली PESA नहीं है, ये एक हाइब्रिड रडार है। तो इसमें AESA रडार के भी फीचर्स हैं। तो यहाँ पर कंपैरेटिवली फास्टर स्कैनिंग रेट है, और क्योंकि ये मैकेनिकली स्टीयर्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड है, तो यहाँ पर ट्रैकिंग भी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो यहाँ पर आपको जो रेंज है ये 250 से 280 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिलती है। फाइटर साइज ऑब्जेक्ट्स के लिए ये 120 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स की है। तो ये रडार भी एक्सपैंड की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और F-15 के APG-63 V1 से ज़्यादा बेहतर है। ऑल्दो जो F-15K है उसमें जो APG-63 V1 है उसको AESA में कन्वर्ट किया जा सकता है। खाली यहाँ पर रडार एंटीना ही चेंज करना होगा। जो डिजिटल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर लगाई गई है वो APG-63 V2 और V1 दोनों में कॉमन है। पर जो साउथ कोरियन F-15K है इनमें APG-63 V1 रडार ही लगा है, जो कि अभी के लिए AESA नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट सेंसर की। तो ये पैसिव ट्रैकर है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं IRST सेंसर की, यानी कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर की। तो Su-30 MKI के केस में ये एयरक्राफ्ट में ही इंटीग्रेटेड है। इसका नाम OLS-30 है। ये सेंसर 100 किलोमीटर की रेंज तक में टारगेट को ट्रैक कर सकता है। वहीं पर बात करें F-15 की, तो F-15 में कोई भी इंटीग्रेटेड IRST सेंसर नहीं है, पर F-15K के साथ एक IRST जुगाड़ लगा है। तो यहाँ पर जो सेंसर है इसे AAS-42 कहा जाता है, और ये किसी एक्सटर्नल पॉड में नहीं लगाया जाता, बल्कि फ्यूसलाज में जो हार्ड पॉइंट है उसी में इंटीग्रेट कर दिया गया है। यानी कि इस हार्ड पॉइंट में ये सेंसर भी है, साथ ही साथ वो अलग से दूसरे सेंसर को भी कैरी कर सकता है। इस केस में ज़्यादातर टारगेटिंग पॉड को कैरी किया जाता है, जो कि इस केस में लैंट्रिन है। तो दोनों ही प्लेटफॉर्म में जो पैसिव सेंसर्स हैं वो इंटीग्रेटेड हैं, और जो रेंज है वो भी सिमिलर है। पर क्योंकि जो F-15 का IRST सेंसर है ये एयरक्राफ्ट के नीचे लगाया गया है, और जो Su-30 MKI का IRST सेंसर है उसे नोज पर ही इंटीग्रेट किया गया है, तो ज़्यादा बेहतर जगह होने की वजह से जो स्कैनिंग एरिया है ये Su-30 MKI के IRST सेंसर का ज़्यादा बेहतर होगा। तो प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस आपको Su-30 MKI के OLS-30 से ज़्यादा बेहतर मिलेगी।
तो इस केस में एडवांटेज अगेन Su-30 MKI को जाता है, क्योंकि F-15 के केस में ये एक जुगाड़ ही है। बाकी दोनों ही प्लेटफॉर्म में रडार वार्निंग रिसीवर दिए गए हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट का पार्ट है। F-15 के केस में ये ALR-56C V1 है। तो ये एक इफेक्टिव पर थोड़े पुराने हो चुके RWR हैं। इसके कंपैरिजन में Su-30 MKI का जो रडार वार्निंग रिसीवर है ये अपग्रेड किया जा चुका है और अब डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर्स Su-30 MKI में लगे हैं, जिसे DR-118 कहा जाता है। तो इस केस में जो रडार वार्निंग रिसीवर Su-30 MKI में है ये ज़्यादा बेहतर है। बाकी बात करें फर्दर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की, तो F-15 के केस में इंटरनल टैक्टिकल जैमर्स लगे हुए हैं। इसे AN/ALQ-135 कहा जाता है। तो ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स को ट्रैक और जैम दोनों कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो जैमिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है ये थोड़ी लिमिटेड है, क्योंकि ये टैक्टिकल जैमर्स हैं। इसके कंपैरिजन में अगर आप Su-30 MKI की बात करेंगे तो वहाँ पर एक डिसएडवांटेज है कि जो इंटरनल जैमर्स हैं वो मौजूद नहीं हैं, पर एक्सटर्नली ये डेडिकेटेड जैमर्स को कैरी कर सकता है और इस केस में ये SAP-518 है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल जैमर्स हैं, हाई बैंड सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर्स हैं और इनको एयरक्राफ्ट के विंग टिप्स पर लगाया जाता है। बाकी यहाँ पर SAP-14 लो बैंड जैमर्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर खाली आप जैमिंग ही देखेंगे तो Su-30 MKI बेटर जैमिंग परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेटेड जैमर्स को यूज़ करना पड़ेगा जो कि अवेलेबल है। लेकिन अगर आप इंटरनल जैमिंग कैपेबिलिटी की बात करेंगे तो ये F-15 की ज़्यादा बेहतर है। बाकी यहाँ पर काउंटर मेजर के तौर पर दोनों ही एयरक्राफ्ट में फ्लेयर्स और चैफ डिस्पेंसर्स दिए गए हैं। बाकी दोनों के ही कॉकपिट डिजिटल ग्लास कॉकपिट्स हैं। यहाँ पर मल्टीपल MFDs को इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ दोनों ही प्लेटफॉर्म में पायलट और वेपन सिस्टम ऑफिसर दोनों बैठते हैं। साथ ही साथ दोनों ही एडवांस हेड्सअप डिस्प्ले के साथ आते हैं। F-15 के केस में ये वाइडर हेड्सअप डिस्प्ले है तो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही साथ F-15 का जो पायलट है ये हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हैं। वहीं पर Su-30 MKI का जो पायलट है ये हेलमेट माउंटेड साइट को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जो शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनको हाई ऑफ पोर फायर करने की कैपेबिलिटी तो मिलती है, पर ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन और बेहतर इम्प्लीमेंटेशन आपको F-15 के केस में मिलेगा, जहां पर JHMCS या फिर जॉइंट हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है। तो कॉकपिट लेआउट और इम्प्लीमेंटेशन में F-15 का थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। साथ ही साथ F-15 में लिंक 16 डेटा लिंक को दिया गया है। वहीं पर Su-30 MKI के केस में इंडियन एयरफोर्स BNet SDR को लगा रही है। तो SDR का जो इम्प्लीमेंटेशन है ये चल रहा है, तो प्रॉपर डेटा लिंकिंग कैपेबिलिटी Su-30 MKI में भी आ गई है। तो साउथ कोरिया द्वारा जो F-15 के इस्तेमाल किए जाते हैं इनमें लिंक 16 तो दिया गया है, पर मोस्ट लाइकली ये सैटकॉम लिंक 16 नहीं होगा, ये VHF UHF रेडियो बेस्ड ही होगा, जैसा कि Su-30 MKI के केस में है। तो ये दोनों लाइन ऑफ साइट पे काम करने में सक्षम है, पर इस केस में BNet ज़्यादा नया है और एडवांस है। सरप्राइजिंगली फिजिकल परफॉर्मेंस के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में भी ज़्यादातर जगह पर Su-30 MKI एक बेहतर प्लेटफॉर्म मालूम पड़ता है। अब आते हैं वेपन्स पे। तो F-15 और Su-30 MKI ये दोनों ही मैसिव वेपन पेलोड कैरी करने के लिए फेमस हैं। तो F-15 के केस में मैक्सिमम 10,400 किलोग्राम का पेलोड कैरी किया जा सकता है। Su-30 MKI के केस में ये थोड़ा सा कम है, करीबन 8,130 किलोग्राम्स का है। दोनों ही प्लेटफॉर्म मैसिव अमाउंट में एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत F-15 द्वारा AIM-9 साइडविंडर्स को कैरी किया जा सकता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रेंज 15 से 20 किलोमीटर्स की मिलती है। वहीं पर BVR के लिए AIM-120 AMRAAMs कैरी करी जा सकती हैं, जिनके जो नए वेरिएंट्स हैं ये आपको मैक्सिमम एंगेजमेंट रेंज 150 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स की देते हैं। तो इनके कंपैरिजन में जो Su-30 MKIs हैं ये फिलहाल के लिए R-73 एज अ स्टैंडर्ड क्लोज कॉम्बैट मिसाइल को इस्तेमाल करते हैं। इनके कंपैरिजन में जो लेटेस्ट AIM-9s हैं ये ज़्यादा बेहतर मिसाइल्स हैं, पर Su-30 MKI को मीका मिसाइल्स के साथ भी टेस्ट किया गया है, जो कि कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा रेंज देती हैं, साथ ही साथ ज़्यादा इफेक्टिव भी हैं। तो मीका की जो नॉर्मल मैक्सिमम रेंज है ये 50 से 60 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स की है, पर अगर Su-30 MKI से इनको इंटीग्रेट किया गया है तो मोस्ट लाइकली जो टारगेट एक्विजिशन है ये मिसाइल के ऑनबोर्ड IR सेंसर से ही किया गया होगा, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम रेंज है ये 15 से 20 किलोमीटर के अप्रॉक्स की रह जाती है, पर उस रेंज में ये मिसाइल ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगी। बात करें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की, तो Su-30 MKI के केस में जो सबसे बेहतर BVR मिसाइल है ये अस्त्र मार्क 1 ही होगी, जो अभी तक इंटीग्रेटेड है और सर्विस में है, जहां पर आपको मैक्सिमम एंगेजमेंट रेंज 110 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिलती है। तो BVR कॉम्बैट के मामले में जो F-15 है वो ज़्यादा बेहतर वेपन्स के साथ सर्विस में है।
ऑल्दो फ्यूचर में Su-30 MKIs में भी बेहतर मिसाइल लगेंगी, लेकिन हम खाली प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। बाकी अस्त्र मार्क 1 AMRAAM के C5 वर्जन से थोड़ी बेहतर है, पर साउथ कोरिया द्वारा C7 मिसाइल्स को इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर रेंज काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हुई है। बाकी बात करें अगर हम एयर टू ग्राउंड मिनिशंस की, तो दोनों ही प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल हैं। इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे और वेपन्स की लिस्ट जो है यहाँ पर हम पोस्ट कर दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो मेन गन है F-15 के केस में 20 मिलीमीटर की वल्कन 6 बैरल गैटलिंग गन है, जो कि करीबन 500 राउंड्स के साथ आती है। Su-30 MKI के केस में ये ग्रजेव शिपनोव की 30 मिलीमीटर गन है, जो कि 150 राउंड्स के साथ आती है। तो डेफिनेटली बुलेट्स F-15 के केस में ज़्यादा है, पर Su-30 MKI के राउंड्स ज़्यादा बड़े हैं, तो एयरक्राफ्ट को डैमेज करने के लिए वहाँ पर आपको कम राउंड्स चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इस केस में जो फिजिकल परफॉर्मेंस है ये Su-30 MKI की ज़्यादा बेहतर है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं ये Su-30 MKI के ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वेपन्स के मामले में F-15 थोड़ा सा बेहतर है। बाकी दोनों ही प्लेटफॉर्म्स इम्प्रूव हो रहे हैं, दोनों के अपग्रेड्स प्लान किए गए हैं। Su-30 MKI के केस में सुपर सुखोई अपग्रेड है, वहीं पर F-15K के केस में जो अपग्रेड होगा ये F-15EX पर ही बेस्ड होगा। तो एक बार जब ये अपग्रेड्स इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तब हम इसके बारे में और विस्तार में चर्चा कर सकते हैं। आई होप कंपैरिजन सेटिस्फैक्ट्री रहा हो। साथ ही साथ हमारी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि वीडियो को डेफिनेटली शेयर करें ताकि हमारी रीच बेहतर हो सके और हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स समय समय पर लाते रहें। साथ में वीडियोस की टाइमिंग भी हमने फिक्स कर दी है, 7:30 मॉर्निंग वीडियोस रहेंगे और इवनिंग के लिए ये 3 PM पे रहेंगे। बाकी फर्दर प्लान्स हैं कि सैटरडे को मैक्स मैट्रिक्स वीडियोस को यहाँ पर अपलोड किया जाए, तो प्लीज़ कनेक्टेड रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।